मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग मशीन डिज़ाइन में लेक्चर सीरीज 25 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि माय डियर हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बेयरिंग टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग को डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन ऑफ बेयरिंग को डिस्कस किया, और साथ में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ बेयरिंग में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पर हम लोगों ने 2 टाइप बेयरिंग डिस्कस किया था। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग हमने जो बेयरिंग को डिस्कस किया था डियर, हमने 2 टाइप से डिस्कस किया था। फर्स्ट हम लोगों ने डिस्कस किया था रोलिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग, और सेकंड हम लोगों ने डिस्कस किया था स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो रोलिंग का मतलब ये हमने डिस्कस किया था डियर कि जब देखो ये हमारी हो जाए सैफ्ट, ये हो जाए बियरिंग, इनके बीच में रोल्स का यूज किया जाए, जिसे हम बाल्स बोलते हैं या जिसे हम रोल्स बोलेंगे। जब इनका यूज करेंगे तो डायरेक्ट बियरिंग का इस सैफ्ट से मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा। ऐसे केस में इस बियरिंग को हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बियरिंग बोलते थे। तो अब ये हमारी हो गई थी, इसके सारे क्लासिफिकेशन हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, आज के टॉपिक में स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग को डिस्कस करेंगे। इसमें क्या होगा डियर, ये हो गई मटेरियल और ये हो गया हमारा सैफ्ट। एक बेयरिंग होगा और सैफ्ट हमारा होगा, इन दोनों के बीच में ये देखिए इस तरीके से यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ऐसा होगा। इसका कॉन्टैक्ट, सैफ्ट का कॉन्टैक्ट इस बेयरिंग से होगा। देन हमारा क्या होगा, जैसे सिटकनी को हम स्लाइड करते हैं तो वहाँ सीधे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। तो इस तरीके के केस में हमारी ये बेयरिंग कहलाएगी स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है तो फ्रिक्शन हाई होगा, 2 मेटल के बीच में रबिंग ज़्यादा होगी, रबिंग होगा तो यहाँ पे पावर लॉस होंगे और मेटल भी क्या होगा, वियर होगा। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम होगी, मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं है, इतनी कम होगी कि इसका नाम हम लोगों ने रख दिया है एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। इतना फ्रिक्शन कम होगा। अब एंटी का मतलब फ्रिक्शन 0 नहीं हो जाएगा, बहुत कम होगा, सो इसीलिए हम लोगों ने इसको रख दिया नाम एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग। और ये हमारी हो जाएगी फ्रिक्शन बेयरिंग, जिसे हम लोग जानते हैं स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। तो आज का टॉपिक हम लोग इसी पे स्टार्ट करेंगे डियर। अब स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में हम लोग ये पहले डिस्कस करते हैं कि हमारी जो स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी में स्टैटिक लोड क्या होता है। देखिए बेसिकली लोड आपके 2 टाइप के होंगे, एक स्टैटिक लोड होगा और एक डायनेमिक लोड होगा। तो पहले समझते हैं स्टैटिक लोड आपका क्या होता है। स्टैटिक लोड, और स्टैटिक लोड की वजह से जो फ्रिक्शन वहां पे लगेगा उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन, और जो डायनेमिक लोड होगा उस डायनेमिक लोड की वजह से जो उसमें फ्रिक्शन जनरेट होगा उसे हम लोग बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। इसमें ऐसा होगा डियर, जैसे देखिए कि कोई एक बियरिंग है, अब सपोज करिए कि हमने इसमें क्या किया कि हमने क्या किया, सैफ्ट लगा दिया। अब इनिशियल पोजीशन पे जब ये सैफ्ट रुकी हुई है, इसका एक्सिस ये है और इसका एक्सिस ये, बेयरिंग का एक्सिस ये है, बेयरिंग का सेंटर ये है और सैफ्ट का सेंटर ये है। जब ये स्टैटिक कंडीशन में होगी तो ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ये नीचे आकर यहाँ पे पॉइंट कांटेक्ट करती रहेगी। अब इस केस में जब ये सैफ्ट रुकी हुई है तो जितना इस सैफ्ट का लोड होगा उस लोड को बोलेंगे स्टैटिक लोड, और वह लोड इस बियरिंग पर जितना एक्ट करेगा उसे बोलेंगे स्टैटिक लोड। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए हम इस पे सपोज करो कि क्लॉकवाइज रोटेशन देना स्टार्ट करेंगे तो यह क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्लाइंब करना शुरू करेगा। ये कांटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ देर बाद ये कांटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि जैसे स्पीड इसकी बढ़ती जाएगी तो ये इसके ऊपर घूमना शुरू करेगा और इसके बीच में हम क्या यूज करेंगे, लुब्रिकेंट यूज करेंगे। तो एक कंडीशन ऐसी आती है डियर, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि यह सैफ्ट हमारी इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी। ये हमारा हो गया सैफ्ट, हमारी यहाँ आ जाएगी। सैफ्ट का सेंटर और बेयरिंग का सेंटर बिल्कुल कोइंसाइड हो जाएगा और बीच में हमारे वर्किंग फ्लूइड एक्ट करेंगे, जिसे हम बोलते हैं लुब्रिकेंट।
लुब्रिकेंट। तो जब अपने मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाए, उस समय इस पे जो फ्रिक्शन जनरेट होगा उसे बोलेंगे डायनेमिक फ्रिक्शन। और साथ में जब यह स्टैटिक कंडीशन में होगा तो इसे स्टैटिक लोड बोलेंगे। तो स्टैटिक लोड बेसिकली क्या होगा, इट इज डिफाइंड एज द लोड एक्टिंग ऑन द बेयरिंग व्हेन द शाफ्ट इज स्टेशनरी। जब ये शाफ्ट हमारी स्टेशनरी हो, उस समय इस बेयरिंग पे जो लोड एक्ट हो रहा होगा उसे हम स्टैटिक लोड कहते हैं। एंड देखिए स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है। अब सपोज करो कि ये शाफ्ट स्थिर कंडीशन में है, शाफ्ट का लोड इतना हो जाए कि ये बेयरिंग यहाँ से क्रैक कर जाए, फेल कर जाए, तो वो हमारी स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी नहीं हो पाएगी। तो इस स्टैटिक कंडीशन में ये शाफ्ट इस बेयरिंग के ये बेयरिंग इस शाफ्ट के लोड को बियर करे, उस कैपेसिटी को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। दैट मीन्स इट इज डिफाइंड एज द स्टैटिक लोड। यह स्टैटिक लोड को डिफाइन करेगा विच करस्पॉन्ड टू ए टोटल परमानेंट डिफॉर्मेशन ऑन द बॉल एंड रेस एट द मोस्ट हैवीली स्ट्रेस्ड पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट इक्वल टू 0.0001 ऑफ द बॉल डायमीटर। अब देखिए ये क्या होगा डियर, कि जब सपोज करो अगर बॉल बेयरिंग के लिए हम बात करें, सपोज करिए कि हम बॉल बेयरिंग के लिए ही बात करें, मान लीजिए कि ये हो गई बॉल बेयरिंग, ये बीच में बाल्स लगे हुए हैं। यदि इन बाल्स का डायमीटर डी हो जाए, इन बाल्स का डायमीटर डी हो जाए और ये शाफ्ट क्या हो जाए, स्टैटिक कंडीशन में है, तो वह नीचे अपना लोड एक्ट करेगी। तो उस लोड की वजह से इस बाल्स में स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे और ये बाल्स इस बेयरिंग की अपर सरफेस में भी लोड एक्ट करेंगे, तो यहाँ पे भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे, यहाँ पर भी स्ट्रेस इंड्यूस्ड होंगे। उस केस में क्या होगा डियर, कि ये जो हमारा स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा, देखें जिस पॉइंट पे हमारा कांटेक्ट होगा उस पॉइंट पर जो मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड होगा उसकी वैल्यू अगर वह लोड कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब फेल्योर नहीं हो रहा है, तो मैक्सिमम 0.0001 ऑफ द बॉल डायमीटर के होती है। दैट मीन्स 0.0001 इंटू डी, वेयर डी इज द डायमीटर ऑफ बॉल। तो ये हमारा होता है डियर स्टैटिक लोड कैरिंग कैपेसिटी। आगे देखिए हम बात करेंगे डायनेमिक लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या होगा। जब ये बेयरिंग क्या होगी, स्टार्ट हो जाएगी, तो अपने मैक्सिमम स्पीड पर, जिस मैक्सिमम स्पीड पर हम इसे वर्किंग करना चाह रहे हैं, उस मैक्सिमम स्पीड की बात करने चल रहे हैं, जब वह मैक्सिमम स्पीड पर रीच कर जाएगा, देन इट इज डिफाइंड एज द रेडियल लोड इन रेडियल बेयरिंग या थ्रस्ट लोड जिसे हम लोग बोलते हैं थ्रस्ट बेयरिंग, दैट कैन बी कैरीड फॉर मिनिमम लाइफ ऑफ 1 मिलियन रिवोल्यूशन। तो वो हमारा क्या हो जाएगा कि जब वो मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाएगा, तो उस मैक्सिमम स्पीड पे सपोज करो कि ये हमारा हो जाए शाफ्ट और ये हमारी हो जाए बेयरिंग। अब सपोज करो कि शाफ्ट हमारा 1 लाख आरपीएम रोटेट कर रहा है। अब 1 लाख आरपीएम शाफ्ट रोटेट करे और 1 लाख आरपीएम तक बियरिंग रोटेट करे विदाउट फेल हुए, देन 1 लाख आरपीएम हमारी क्या हो जाए, बियरिंग रोटेशन हो जाए, बियरिंग रोटेशन हो जाए, तो उस समय हम ये कहेंगे कि ये बेयरिंग क्या, जितना शाफ्ट रोटेट करे उतना बेयरिंग रोटेट करे, मतलब बेयरिंग फेल नहीं हो रही है। तो हमारी डिजायर्ड ये है कि अगर सपोज करो कि 1 लाख शाफ्ट रोटेट करे और बेयरिंग 90,000 पर ही फेल हो जाए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, फेल्योर हो जाएगा। तो हम ये चाहेंगे कि जितनी आरपीएम शाफ्ट रोटेट करे उतनी आरपीएम बेयरिंग हमारी रोटेट करे विदाउट फेल हुए। यही हमारी कहलाती है लोड बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ डायनेमिक कंडीशन, और इसे हम लोग मिलियन रिवोल्यूशन में निकालते हैं। इसे हम लोग मिलियन रिवोल्यूशन में निकालते हैं। कैसे, सपोज करो कि एक बेयरिंग है, वन बेयरिंग इज रोटेट 400 आरपीएम। बेयरिंग का जो स्पीड है 400 आरपीएम है और
एंड इट इज वर्क डेली 6 आवर या 8 आवर्स, यह डेली 8 आवर्स वर्क कर रहा है। बेरिंग का जो स्पीड है या शाफ्ट का जो रोटेशन है वो है हमारा 400 आरपीएम राउंड पर मिनट या रोटेशन पर मिनट, और पर डे उससे हम लोग 8 आवर्स वर्क कर रहे हैं। तो अब अगर क्वेश्चन पूछ ले कि 10 ईयर्स में बेरिंग का रिवोल्यूशन कितना होगा, कितना मिलियन रिवोल्यूशन होगा, 10 ईयर्स में मिलियन रिवोल्यूशन कितना होगा। मिलियन रिवोल्यूशन का मतलब 10⁶ के फॉर्म में आएगा। तो हम इसे कैसे निकालते हैं डियर, हम इसे ऐसे निकालते हैं कि सपोज करो कि 400 रोटेशन या रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 400 रोटेशन कर रहा है। तो हम निकालेंगे 10 ईयर के लिए। देखिए 400 इंटू अगर हम 60 कर देंगे तो 1 आवर्स में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट में 400 रोटेशन है तो 60 मिनट में 400 इंटू 60 इंटू अगर हम एक दिन में 24 घंटे होते हैं और ये हमारा एक दिन में कितना वर्क कर रहा है, 8 घंटे वर्क कर रहा है, इंटू 8 कर देंगे तो यह एक दिन का रोटेशन निकल जाएगा। एक दिन में 8 घंटे ही तो वर्क कर रही है बेरिंग, तो 8 कर दिया इंटू अगर देखिए हम 365 दिन का मल्टीप्लाई कर दें, 365 डेज का मल्टीप्लाई कर दें तो 1 साल में इसका रिवोल्यूशन निकल जाएगा। इंटू 10 साल में निकालना है तो हम यहाँ पे 10 कर देंगे तो यह इस बेरिंग का टोटल रिवोल्यूशन निकल जाएगा। इसे हम लोग सपोज करो जो भी डेटा आएगा उसे इंटू 10⁶ में करेंगे तो यही डेटा हमारा होता है मिलियन रिवोल्यूशन, यही डेटा होता है मिलियन रिवोल्यूशन। और किसी भी बेरिंग के लिए 1 मिलियन रिवोल्यूशन क्रॉस करना इंपॉर्टेंट होता है, मतलब उसकी मिनिमम लाइफ 1 मिलियन रिवोल्यूशन होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि वह बेरिंग हमारी सेफ है। अब सपोज करो कि हमने 100 बेरिंग बनाई या 1000 बेरिंग बनाई, हम इसमें 2-4 बेरिंग का टेस्ट करेंगे। सभी बेरिंग का टेस्ट तो पॉसिबल नहीं है, 2-4 बेरिंग का टेस्ट करेंगे और उसके बाद हम ये देखेंगे कि मैक्सिमम बेरिंग हमारी, हम उसी रेंज में जितनी बेरिंग डिजाइन करेंगे हम ये मानेंगे कि सभी बेरिंग हमारी उसके बराबर ही रिवोल्यूशन मिलियन देंगी। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ बेरिंग उसके बराबर देंगे, कुछ उससे पहले फेल हो जाएंगे, कुछ उसके बाद फेल हो जाएंगे। तो उसके लिए हम लोग अभी नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि उसके लिए क्या क्या फार्मूला हमारा जनरेट होगा। आगे देखिए पहले, it is based on assumptions that inner race is rotating and outer race is stationary। तो ये हमारा कब जब assumptions होगा डियर, जब हमारा inner race is rotating and outer race is stationary। ये 2 केस हो सकता है। पहला तो ये हमारा क्या है, देखें पहला तो ये जो बेरिंग हमने बनाई ये हो गया इनर रेस और ये हो गया आउटर रेस। अब इनर रेस आपका देखिए शाफ्ट है, शाफ्ट रोटेट करेगी तो इनर रेस रोटेट करेगी, ये बाल्स हैं बाल्स रोटेट करेंगे और ये आउटर रेस आपका फिक्स रहेगा। तो ये केस आपका है जब आउटर रेस फिक्स हो और इनर रेस रोटेट कर रहा हो। किसी किसी कंडीशन में ऐसा भी मिलेगा आपको डियर कि ये इनर रेस हम फिक्स कर देंगे और आउटर रेस हमारा रोटेट करता है। तो ये होता है हमारा बेरिंग। चलिए आगे देखते हैं लाइफ ऑफ बेरिंग के लिए। देखें, it is defined as the number of revolution that a bearing has rotated before the first evidence of fatigue crack either in race or in rolling element। 1 मिलियन रिवोल्यूशन के पहले यदि हमारे इस इनर रेस आउटर रेस इनर रेस या बाल्स में कोई क्रैक आ जाए या कोई फटीग फेल्योर आ जाए तो वो बेरिंग फेल हो जाएगी। तो विदाउट फेल्योर हुए अगर बेरिंग 1 मिलियन रिवोल्यूशन क्रॉस कर रही है तो उसकी बेरिंग की लाइफ हमारी सेफ है, हम अपने डिजाइन पर्पस से उसे यूज कर सकते हैं। तो ये हमारा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉमिनल लाइफ एंड रेटेड लाइफ ऑफ बेरिंग क्या होती है। नॉमिनल लाइफ एंड रेटेड लाइफ ऑफ बेरिंग क्या होती है। तो ऐसे देखिए डियर कि यदि सपोज करिए कि 100 बेरिंग हम लोगों ने डिजाइन किया। अब सारी की सारी बेरिंग हाँ, मतलब 1 मिलियन रिवोल्यूशन पर वर्क नहीं करेंगी।
अब इसमें से क्या होगा, हम सपोज करो कि 90% बेयरिंग हमारी वर्क कर रही हैं और अपने लाइफ को फुलफिल कर रही हैं, लेकिन 10% बेयरिंग हमारी अपने पर्पस तक फुलफिल नहीं कर पाई, पहले ही फेल हो जा रही हैं। तो उस केस में जो लाइफ आएगी डियर, वो हमारा होगा रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग। रेटेड लाइफ ऑफ बियरिंग, ये हमारा क्या होगा, इसे हम L90 या L10 से डिनोट करते हैं। L90 का मतलब 90% बेयरिंग वर्क करेगी और 10% बेयरिंग हमारी फेल हो जाएगी, तो इसे हम या तो L फॉर लाइफ 90 या L10 से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें बेयरिंग की हमारी क्या होती है 90% ये लाइफ या फुलफिल करती है। तो ये हमारा क्या होता है, देखिए, फॉर द ग्रुप ऑफ आइडेंटिकल बाल्स और रोलर बेयरिंग द रिवोल्यूशन दैट 90% ऑफ द बेयरिंग विल बी कंप्लीट और एक्सीड बिफोर द फर्स्ट एविडेंस ऑफ फटीग फेल्योर। तो 90% बेयरिंग हमारी क्या होगी, फेल्योर के पहले अपने 1 मिलियन रिवोल्यूशन तक रीच करेंगी। तो ऐसे बेयरिंग के लाइफ को हम लोग बोलते हैं रेटेड लाइफ, इसे हम लोग L90 या L10 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखिए L10 और L90 इज इक्वल टू, ये फार्मूला आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इस फार्मूले में L10 का मतलब भी आप समझ गए, L90 का मतलब भी समझ गए। L10 और L90 इज इक्वल टू C/P की पावर n मिलियन रिवोल्यूशन होता है, इसकी यूनिट होती है मिलियन रिवोल्यूशन। दैट मीन्स वेयर C हमारा है डायनेमिक लोड रेटिंग और P हमारा है इक्विवेलेंट डायनेमिक लोड एंड N हमारा है, देखो N हमारा क्या है, बाल बेयरिंग के लिए 3 लेते हैं और रोलर बेयरिंग के लिए 10/3 लेते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। N की वैल्यू हमारी क्या है, कांस्टेंट होती है। N इज द कांस्टेंट विच इज डिपेंड अपॉन बाल्स और रोलर। यदि बाल लगे हुए हैं उस बेयरिंग में तो N की वैल्यू हम लोग लेंगे 3, यदि रोलर लगे हुए हैं तो N की वैल्यू लेंगे 10/3, मतलब 3.33 आता है। तो इस तरीके से ये हमारा होता है बेयरिंग का लाइफ, जिसे हम बोलते हैं रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग। आगे बात करते हैं हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। अच्छा, रेटेड लाइफ ऑफ बेयरिंग के बाद अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक आता है L50 का मतलब ये भी हमारा होता है जब बेयरिंग हमारी क्या होती है, फेल होती है, तो उसमें 50% वर्क करती है। तो इसके लिए भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए आगे इसको भी हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग क्या होती है और हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग हम लोग डिस्कस करेंगे। हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हम अपना आज हम स्टार्ट किए हुए थे डियर, स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग। अब इस स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग में हम लोगों ने आपको बताया कि सीधे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होगा, फ्रैक्शन ज़्यादा जनरेट होगा। जिस फ्रैक्शन को कम करने के लिए हम उसके बीच में लुब्रिकेंट्स का यूज करेंगे। तो सपोज करो ये हो गई बेयरिंग, ये हो गई सैप। अब इसके बीच में यहाँ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम लुब्रिकेंट का यूज करें और लुब्रिकेंट क्या हो, बहुत थिन फिल्म बनाए, तो ऐसे लुब्रिकेशन को बोलते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन। जैसे आप ये समझिए कि अगर आपके घरों में दरवाज़ों की सिटकिनी जाम हो जाए, स्लाइडिंग जाम हो जाए, साइकिल के पहिए जाम हो जाए, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, 2-4 बूंद ऑयल की आप डाल देते हैं, लुब्रिकेंट की डाल देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो लुब्रिकेशन हो जाता है और वहाँ पे फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो जाती है और कम फोर्स लगाकर आप आसानी से स्लाइड कर सकते हैं। तो वहाँ जो आपका होगा डियर, वहाँ कुछ ना कुछ मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा, लेकिन फ्रैक्शन कम हो गया। तो वहाँ पे क्या है कि एक लेयर बन गई ऑयल की या लुब्रिकेशन की और बहुत थिन लेयर बनी, उसे बोलते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन। अनदर केस आता है थिक फिल्म लुब्रिकेशन। थिक फिल्म लुब्रिकेशन, थिक फिल्म का मतलब ये होगा डियर,
थिक फिल्म का मतलब ये होगा कि जैसे सपोज करो कि ये हमारा बेयरिंग था, ये सैफ्ट था। अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या लुब्रिकेंट को फिल कर दिया है, लुब्रिकेंट को फिल कर दिया है। फिल होने के बाद जब ये सैफ्ट रोटेट करेगी तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि सैफ्ट अभी यहाँ राइट, देखो ऐसे रोटेट करेगी तो मतलब जब ऐसे रोटेट करेगी तो मतलब इसके ऊपर क्लाइंब करने की कोशिश कर रही है इसके ऊपर, और क्लाइंब करेगी तो एक समय इसका सेंटर यहाँ है, इसके ऊपर जो है यहाँ कांटेक्ट होगा और इस बेयरिंग का सेंटर ये है। कुछ केस के बाद ये बेयरिंग हमारी कुछ इस तरह से आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। कुछ टाइम बाद जब यह मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर लेगी तो ये कुछ हमारी ऐसे आ जाएगी, इसका सेंटर ऐसा हो जाएगा। अब ये सपोर्ट करो ऐसे रोटेट कर रही है तो ये जो आयल होगा डियर, ये आयल जो होगा, देखिए ये मान लो ऐसे रोटेट कर रही है तो इधर से ऑयल आगे की तरफ बढ़ेगा और ये ऑयल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में से प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा, यहाँ से प्रेशर करेगा और यहाँ से आगे बढ़ेगा। तो जिस वजह से ये बेयरिंग क्या करेगी, इसके कांटेक्ट को सब्सट्रैक्ट कर देगी और ये सैफ्ट अंदर आ जाएगी और ये सैफ्ट अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगेगी। तो उस समय मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, नो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट, मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट आपका नहीं होगा। तो ऐसे केस में ये जो लुब्रिकेंट यूज हो रहे हैं, देखिए यहां से ये क्या है, ये है वेज टाइप, वेज शेप। वेज शेप का मतलब क्या है कि ये यहां से कन्वर्जेंट हो रहा है और यहां से डाइवर्जेंट हो रहा है, ऐसे हो रहा है। यहाँ पे कम सरफेस एरिया मिलेगा तो यहाँ क्या होगा, ये इसको क्या करेगा, इस तरह से प्रेशराइज करके ऐसे बढ़ाएगा और यहाँ पे क्या होगा, इस तरफ यहाँ पे इस तरह से ऐसे हो रहा है। तो इस तरह से हमारा क्या होगा, यहाँ डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से ये सैफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगी और इस पर रोटेट करेगी। इस लुब्रिकेशन को बोलते हैं थिक फिल्म लुब्रिकेशन। थिक फिल्म लुब्रिकेशन, और ये लुब्रिकेशन हम लोग दो तरीके से करते हैं, एक हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन और एक करते हैं हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन। तो आइए इसी पर हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग क्या होती है, देन हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग क्या होती है। तो यहाँ देखिए डियर, इन हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग द लोड सपोर्टिंग हाई प्रेशर फ्लूइड is created due to the shape of relative motion between the two surface। इसमें क्या होगा डियर कि जब देखो ये सैफ्ट रोटेट कर रही है तो अब इसके बीच में यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट हुआ है। अगर ये फ्लूइड का प्रेशर कम हो जाए तो ये सैफ्ट फर्दर फिर यहाँ पे आकर ऐसे ही रुक जाएगी, ये सैफ्ट फिर यहाँ पे आकर इस तरह से ऐसे इस पर रुक जाएगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा। तो इस केस में क्या है, ये फ्लूइड इस बेयरिंग के इस सैफ्ट के रोटेशन की वजह से यहाँ हाई प्रेशर अप्लाई किया हुआ है, जिस वजह से मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं हो रहा है। देन द मूविंग सरफेस पुल द लुब्रिकेंट इनटू ए वेज शेप जोन। जो मूविंग सरफेस है डियर, ये क्या करता है, मूविंग सरफेस ये है हमारी, जैसे ये सैफ्ट हमारी है। अब ये सैफ्ट आप देखेंगे तो ये इस तरीके से होगी, तो ये पूरा इस पे सरफेस है। तो जब ये सैफ्ट रोटेट करेगी तो पूरी की पूरी सैफ्ट अपने साथ लुब्रिकेंट को लेकर रोटेट कराएगी। तो जो मूविंग सरफेस होगा वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस लुब्रिकेंट को अपने साथ रोटेट कराने के लिए। दैट मीन्स मूविंग सरफेस पुल द लुब्रिकेंट, वो लुब्रिकेंट को लगातार पुल करेगा अपने साथ रोटेट कराने के लिए इनटू ए वेज शेप। वेज शेप का मतलब इस शेप में या इस शेप में इसको कन्वर्ट करेगा। देन एट ए हाई वेलोसिटी, ये मैक्सिमम हाई वेलोसिटी पर जब ये अपने हाई वेलोसिटी पर रीच कर जाएगा, इसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट सेपरेट हो जाएगा। एट ए हाई वेलोसिटी सफिशिएंट क्रिएटेड टू हाई प्रेशर फिल्म, यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्रेशर क्रिएट हो चुका होगा। देन आफ्टर सेपरेट द टू सरफेस अगेंस्ट द डोर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सरफेस इससे सेपरेट हो जाएगी और मेटल टू मेटल कांटेक्ट हट जाएगा। इसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग। इसका जो लुब्रिकेशन होगा इसे बोलेंगे हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बियरिंग।
तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं इनिशियली व्हेन द जर्नल। अच्छा, जर्नल का मतलब ये होता है डियर कि जितना पार्ट बेरिंग के अंदर कांटेक्ट हो, जैसे ये मान लो बेरिंग है, इसको हमने पकड़ लिया तो ये पार्ट बाहर है, ये पार्ट बाहर है, ये जितना पार्ट इसके अंदर अंदर होगा ये पार्ट हमारा कहलाएगा। इतने पार्ट को हम लोग बोलते हैं जर्नल। अब ये जर्नल अभी हम लोग दो टाइप से डिस्कस करेंगे, एक फुल जर्नल और एक पार्शियल जर्नल। चलिए, तो ये हमारा हो गया व्हेन इनिशियल जर्नल shaft is rest, it makes contact with the bearing and it lowest point A due to load। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, देखिए ये हमारा है हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग का पोजीशन। जब ये देखो, ये तो हमारी हो गई बेरिंग की रेस, ये हो गई हमारी बेरिंग और ये हो गई हमारी shaft। जब shaft इस डायरेक्शन में रोटेट करे, अगर रोटेशन नहीं है तो उस समय मान लो बेरिंग का सेंटर ये है, shaft का सेंटर ये है। अब इनकी सेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ क्या है, इतनी डिस्टेंस में इसकी shaft का सेंटर इसेंट्रिक है, इसे हम लोग इसेंट्रिसिटी बोलते हैं जब दोनों का सेंटर कोइंसाइड ना हो तो। अब सपोज करो shaft का लोड W हमारा इस पॉइंट पे जहाँ पे कांटेक्ट हो रहा है इस पे लग रहा होगा, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में यहीं पे लग रही होगी। अब इस केस में जब shaft स्थिर है तो उस केस में ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ड्यू टू सेल्फ फोर्स, ये shaft आपका यहाँ पे लोड लगाएगी। देन ये क्या होगा, इस तरह से बेरिंग का पूरा लोड इस पे, shaft का पूरा लोड यहीं पे एक्ट करेगा। अब अगर सपोज करो कि हम इसको रोटेट कराना शुरू करेंगे, तो जब रोटेट कराना शुरू करेंगे, देखिए ये अगर इस डायरेक्शन में रोटेट होगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा तो मतलब यहाँ पे क्लाइंब करने की कोशिश करेगा। अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता, देखो अगर ये इस डायरेक्शन में रोटेट करता तो ये इधर क्लाइंब करता है। क्योंकि इस डायरेक्शन में हम रोटेशन दिखा रहे हैं तो ये क्लाइंब करेगा इधर, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट शिफ्ट होकर इस डायरेक्शन में बढ़ेगा। मान लो यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया, अभी भी सेंट्रिसिटी है क्योंकि सेंटर यहाँ shaft का है, यहाँ पे बेरिंग का है। अब क्या होगा, अब इसकी स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते, अभी भी यहाँ मेटल टू मेटल कांटेक्ट है और यहाँ पे फ्लूइड भरा हुआ है। स्पीड को हम बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाने के बाद क्या होगा कि ये क्या होगा, धीरे धीरे shaft सेपरेट हो जाएगी। देखिए यहाँ से सेपरेट हो गई, सेपरेट होने के बाद अब इसके अंदर फ्लूइड हमारा जो फिल है, ये shaft अपने सरफेस की वजह से इस फ्लूइड को ऐसे आगे घुमाएगी और फ्लूइड यहाँ से क्या करेंगे, ये प्रेशर लगाएगा और यहाँ से ऐसे जाएगा। इस तरह से ये इसको सेपरेट किया रहेगा और ये हमारा हो जाएगा कन्वर्जेंट और ये हो जाएगा डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट वेज से, और ये हो जाएगा डाइवर्जेंट वेज से। ये हो जाएगा हमारा इस तरीके के केस में ये हो जाएगा जर्नल एट रेस्ट। जब कांटेक्ट यहाँ पे दिखेगा, अगर फिगर के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा एग्जाम में, अगर shaft का कांटेक्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर यहाँ पे दिखेगा तो इस केस में आप आंसर दीजिएगा जर्नल एट रेस्ट। जर्नल का मतलब ये होता है, सपोज करो ये shaft हो गई, ये बियरिंग हो गई, अब यहाँ पे इतना कांटेक्ट इसके साथ हो रहा है तो ये हमारा कहलाएगा जर्नल। अब जब जर्नल या shaft हमारा रेस्ट कंडीशन में होगा तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जब ये हमारा स्टार्ट करेगा, स्टार्ट रोटेशन, तो हमारा जिस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो उसी तरफ ये थोड़ा सा क्लाइंब करेगा। अगर इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में, देखो इस डायरेक्शन में होता तो ये इधर क्लाइंब करता, तब ये डायरेक्शन यहाँ पे कांटेक्ट हो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है। और जब ये सेपरेट हो जाएगा तो उस समय जर्नल एट फुल स्पीड हो जाएगा। ये तीन कंडीशन हमारी बनेगी। आगे देखिए, व्हेन द जर्नल स्टार्ट रोटेटिंग, जब जर्नल स्टार्ट करता है रोटेट करना तो वो क्लाइंब करता है बेरिंग में। इट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट विल क्लाइंब द बेरिंग सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज मेड एट पॉइंट बी। और कॉन्टैक्ट कहाँ पे मेड करेगा, यहाँ मान लो पॉइंट बी था, यहाँ पे कॉन्टैक्ट मेड करेगा। तो ये हमारा हो गया जब जर्नल रेस्ट होगा, और ये हो गया जब जर्नल स्टार्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, एट द स्पीड ऑफ जर्नल इज फर्दर इंक्रीज। जब हम जर्नल या shaft की स्पीड को और बढ़ाएंगे और मैक्सिमम स्पीड तक रीच करेंगे तो देन द लुब्रिकेंट पुल इनटू द वेज शेप रीजन। तो लुब्रिकेंट अपना shaft के सरफेस की वजह से खींचा जाएगा और shaft को सब्ट्रैक्ट कर देगा। दैट मीन्स द फोर्स जर्नल टू द अदर साइड
द ओवरकमिंग या ओवरिंग वेज शेप फिल्म बिटवीन पॉइंट सी एंड डी सपोर्ट द जर्नल, और जिस वजह से जर्नल हमारा क्या हो जाएगा, बियरिंग से सब्ट्रैक्ट कर जाएगा। तो इस केस में हमारा कहलाएगा फुल जर्नल बियरिंग, जो हमारा इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब जर्नल की जब बात करते हैं डियर, तो जर्नल बेसिकली दो तरीके से होता है। आइए थोड़ा सा यहाँ पे जर्नल की बात कर लेते हैं। जर्नल आपका फुल तरीके से होता है, फुल जर्नल बियरिंग, एंड पार्शियल जर्नल बियरिंग। फुल जर्नल बियरिंग में क्या होगा डियर, ये जो बियरिंग ये सैप्ट होगा, ये बियरिंग होगा, यहाँ लुब्रिकेंट होंगे, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री कांटेक्ट होता है। जो जर्नल होता है वो बियरिंग से 360 डिग्री कांटेक्ट होता है, पूरा का पूरा सरफेस, सैप्ट का सरफेस बियरिंग के सरफेस के कांटेक्ट में होता है। जैसे ये हमने ऐसे पकड़ लिया तो ये कहलाएगा फुल जर्नल बियरिंग। अब पार्शियल जर्नल बियरिंग में क्या होगा डियर, कि ये देखो ये हो गई सैप्ट और ये हो गई आपकी बियरिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, ऐसे देखिए ये सैप्ट हो गई और ये बियरिंग हो गई। अब यहाँ पे केवल इतना ही कांटेक्ट हो रहा है, बाकी इतना नहीं हो रहा है। तो ये जो कांटेक्ट एंगल होता है ये 180 डिग्री तक होता है। कांटेक्ट एंगल पार्शियल जर्नल में 180 डिग्री या कहीं कहीं 120 डिग्री भी आपको मिलेगा ऑप्शन में। तो पार्शियल जर्नल में कांटेक्ट ऑफ जर्नल बिटवीन बियरिंग इज 120 डिग्री और 180 डिग्री, और फुल जर्नल बियरिंग में 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा पार्शियल जर्नल और ये हो जाएगा फुल जर्नल। पार्शियल इसलिए होगा क्योंकि इतना कांटेक्ट नहीं हो रहा। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया डियर लुब्रिकेशन, हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन। अच्छा, लिमिटेशन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग की बात कर लेते हैं। क्या क्या लुब्रिकेशन लिमिटेशन होते हैं। पॉइंट 1, दे कैन नॉट बी यूज फॉर लो स्पीड। इसे हम लो स्पीड पे यूज नहीं करेंगे क्योंकि जैसे ही हम लोग स्पीड को लो करेंगे तो ये ड्यू टू सेल्फ वेट इसके मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट में आना शुरू हो जाएगा। तो हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग को हम लोग हाई स्पीड के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, दे हैव हाई फ्रिक्शन लॉस एट लो स्पीड एंड हाई स्टार्टिंग फ्रिक्शन। इसे हमें क्या करना है, स्टार्ट में बहुत हाई फ्रिक्शन लगेगा इसमें क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, और लो स्पीड पर बहुत हाई फ्रिक्शन जनरेट होगा क्योंकि मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। ये हो गया। दे नेक्स्ट पॉइंट देखिए थर्ड, दे हैव पुअर पोजिशनल एक्यूरेसी। इसका पोजिशनल एक्यूरेसी क्या होता है, पुअर होता है क्योंकि इसमें देखिए सैप्ट का सेंटर ये है, बेरिंग का सेंटर ये है, तो ये इतनी इसेंट्रिसिटी है। तो इसीलिए इसको प्योर डिसएसेंट्रिक करना थोड़ा सा टफ टास्क होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पॉइंट नंबर 4, फ्लूइड फिल्म ब्रेक्स ड्यूरिंग द स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग ऑफ द मशीन। तो ये हमारा क्या होता है डियर, इसके स्टार्टिंग में और जब इसको रोकते हैं, स्टॉप करते हैं तो धीरे धीरे स्पीड डाउन होगी। तो जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो मेटल टू मेटल कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और इस स्टार्टिंग में भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट। ये हो गया हमारा। हेंस दे आर नॉट सुटेबल वेयर देयर आर फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग। इसे कॉन्टिन्यूअस रनिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं। अगर कोई ऐसी बेयरिंग हो जिसे तुरंत स्टार्ट करना हो और तुरंत स्टॉप करना हो तो ऐसे केस में हम इस बेयरिंग का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग। आगे बात करते हैं इसका एप्लीकेशन। द हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग आर यूज्ड फॉर इंजन्स कॉमन लार्ज सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड हाइड्रोलिक टरबाइन। ये इसके हमारे क्या हो जाएंगे, एप्लीकेशन हो जाएंगे। आगे बात करते हैं हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग, देखिए हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग क्या होती है डियर, कि बेयरिंग हमारी क्या इस तरीके से रहेगी। इस बेयरिंग के अंदर जो प्रेशर हम लोग प्रोवाइड कराएंगे, जो हमारा प्रेशर जनरेट होगा, जिस वजह से बियरिंग का सैफ्ट से कोई कांटेक्ट ना हो, मेटल टू मेटल कांटेक्ट ना हो, मतलब फ्लूइड में अगर प्रेशर जनरेट होगा तो ये सैफ्ट सेंटर पे रहेगी। तो इस प्रेशर को जनरेट करने के लिए
हम यहाँ पे एक पंप लगाते हैं और ये पंप लगातार इस पे फ्लूइड प्रेशर एक्ट करता रहता है। तो एक्सटर्नल प्रेशर सप्लाई करते हैं, उस एक्सटर्नल प्रेशर और पंप की वजह से इस बियरिंग और शाफ्ट के अंदर प्रेशर जनरेट होगा, जिससे शाफ्ट और बियरिंग में मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होगा। इस टाइप के बियरिंग को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। तो बेसिकली हम लोगों ने थिक फिल्म में दो बियरिंग पढ़ा, एक हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग और एक हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। तो हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में आइए देख लेते हैं। इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग द लोड सपोर्टिंग हाई प्रेशर फ्लूइड, जो लोड हमारा होगा इस शाफ्ट और बियरिंग के बीच में, वो किस पर सपोर्ट करेगा, इस फ्लूइड पर सपोर्ट करेगा। और इस फ्लूइड का हाई प्रेशर एक्सटर्नली पंप से हम लोग सप्लाई करके अप्लाई करेंगे। इज क्रिएटेड बाय एक्सटर्नल सोर्स, जो प्रेशर फ्लूइड फिल्म पे हमारा अप्लाई हो रहा है वो एक्सटर्नल सोर्स की वजह से क्रिएट किया जाएगा। लाइक दैट पंप, कॉमा द लुब्रिकेंट विच इज प्रेशराइज्ड एक्सटर्नली इज सप्लाइड बिटवीन द टू सरफेस। और लुब्रिकेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक्सटर्नली सप्लाई करते हैं दो सरफेस के बीच में लुब्रिकेशन के टाइप में। एंड सो अनलाइक द हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग एंड हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग डू नॉट फ्रिक्वेंट मोशन ऑफ वन सरफेस रिलेटिव टू अनदर सरफेस। इसीलिए इन दोनों बियरिंग को फ्रिक्वेंट यूज और स्टॉप के लिए यूज नहीं किया जाता है, फ्रिक्वेंट रनिंग एंड स्टॉप के लिए यूज नहीं किया जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। अगर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग का, तो एडवांटेज आपका क्या होगा, दे कैन टेक हैवी लोड इवन एक्सपेक्टेशन लो स्पीड। तो जब हमारा लो स्पीड पर भी, बहुत लो स्पीड पर भी, जैसे हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में लो स्पीड पे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होना शुरू हो जाता था, यहाँ पे ये प्रेशर हमने अप्लाई कर दिया है, इसकी स्पीड चाहे लो रखें चाहे हाई रखें, इस प्रेशर की वजह से ये शाफ्ट मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होने देगी। तो इसीलिए लो स्पीड पर भी ये बेटर हमारा वर्किंग करता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पीड। अब स्पीड हम कम रखें ज़्यादा रखें उससे मतलब नहीं है, चाहे जितना लोड हो हम उसकी स्पीड पर डिपेंड नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रेशर हमारा ऑलरेडी मेंटेन रखेगा मेटल टू मेटल कांटेक्ट को ना होने के लिए। पॉइंट नंबर 3 क्या होगा, दे हैव वेरी लो फ्रिक्शन लॉस इवन एट द स्टार्टिंग। हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में क्या होगा डियर, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में स्टार्टिंग में मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा और एंड में मेटल टू मेटल, जब रोकने लगेंगे तब भी मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में ना तो स्टार्टिंग में ही मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा ना एंड में ही, बहुत कम कांटेक्ट होगा मेटल टू मेटल। तभी होगा जब इस फ्लूइड का प्रेशर ड्रॉप करेंगे तो ये सीधे मेटल टू मेटल कांटेक्ट में आ जाएगा। तो बहुत ही स्मॉल फ्रैक्शन यहाँ पे जनरेट होता है। दे हैव हाई पोजिशनल एक्यूरेसी। अब हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग में हम कुछ भी करते थे लेकिन उनका शाफ्ट का सेंटर और बियरिंग का सेंटर इसेंट्रिक होता था, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में इसेंट्रिसिटी आपकी क्या होती है, 0 हो जाती है। मतलब पोजिशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है अदर बियरिंग के रिस्पेक्ट में, अदर का मतलब हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारा होता है एडवांटेज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं एडवांटेज में, पॉइंट नंबर 5, लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। इस शाफ्ट की लोड कैरिंग कैपेसिटी इस फ्लूइड के विस्कोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगी। Hence, any fluid that does not damage the bearing material can be used as lubricant। so इस वजह से फ्लूइड आपका बेयरिंग मटेरियल को डैमेज नहीं करेगा, कोई हार्मफुल या डेंजरस नहीं पहुंचाएगा। तो ये था हमारा पॉइंट नंबर 6। देखते हैं एडवांटेज में। देखिए इसमें क्या है, इन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग एनी फ्लूइड विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन डिवाइस। हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग में
जो फ्लूइड हमारे उस डिवाइस में प्रेजेंट होते हैं उस फ्लूइड पर दैट कैन एक्ट एज लुब्रिकेंट, वो फ्लूइड हमारे खुद ही एक लुब्रिकेंट की तरह एक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड ऑक्सीजन इन रॉकेट इंजन, वाटर इन हाइड्रोलिक मशीनरी, केरोसिन इन एयरक्राफ्ट इंजन एंड सर्व ऑफ द पर्पज ऑफ लुब्रिकेशन। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। जैसे जो लिक्विड हाइड्रोजन हमारी है रॉकेट इंजन में बेयरिंग और सैप के बीच में अवेलेबल होगी, उनके बीच मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं करने दिया जाएगा, उसे हम लोग प्रेशराइज करके रखते हैं। एंड वाटर हमारा हाइड्रोलिक मशीनरी में वाटर को हम लोग उसकी जगह पे प्रेजेंट कराते हैं, केरोसिन को एयरक्राफ्ट इंजन में यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए। 7 पॉइंट नंबर देखते हैं। इन हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग दिस स्टिफनेस ऑयल फिल्म कैन बी कंट्रोल्ड बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई प्रेशर। द हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग हैव हाई स्टिफनेस। अब इसके अंदर जो हम लोग ये प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इस प्रेशर की वजह से यहाँ का प्रेशर हम कंट्रोल कर सकते हैं। जितना चाहे इसका प्रेशर बढ़ा सकते हैं, जितना चाहे इसका प्रेशर डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसके इंटरनल प्रेशर को कंट्रोल करता है ये पंप। चलिए, तो ये हो गया हमारा एडवांटेज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं इसके। डिसएडवांटेज क्या है उसको देख लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे रिक्वायर ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। अब देखिए इस बेयरिंग को हमें मेंटेन करना है, तो ये एक्स्ट्रा इस डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो रही है। यह एक ऑक्सिलरी डिवाइस हो जाएगा इस पर्पज को फुलफिल करने के लिए। तो ऐसी बेयरिंग में एक एक्सटर्नल ऑक्सिलरी डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी, यह हमारा एक डिसएडवांटेज। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, लाइक दैट पंप यूज करेंगे, फिल्टर यूज करेंगे, ऑयल सप्लाई लाइन यूज करेंगे, इन सब चीज़ों को हम लोग यूज करेंगे और ये सब हमारे इसको एक्सपेंसिव बनाएंगे और ये हमारे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को बनाएंगे, जिससे इसकी कॉस्ट महंगी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, दे हैव हाई इनिशियल एज वेल एज मेंटेनेंस कॉस्ट। इसकी इनिशियल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट दोनों हाई होगी, क्योंकि एक्सिलरी सिस्टम लगाएंगे तो उसकी कुछ अपनी कॉस्ट होगी। कुछ फेल्योर आएगा ऑक्सिलरी में, उसका मेंटेनेंस हमें लगाना पड़ेगा, तो इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी हाई होगी और रनिंग कॉस्ट भी हाई होगी, इनिशियल कॉस्ट भी हाई होगी। ओवरऑल पावर लॉस, दैट मीन्स फ्रैक्शनल पावर लॉस प्लस पंपिंग पावर लॉस इज नॉट नेसेसरली लो। अब जब फ्रैक्शन पावर हमारा है और जो हम पंप लगा रहे हैं उस पंप की वजह से, पंप में भी तो कुछ पावर लगेगी, तो उस पंप का जो पावर लॉस होगा तो ये सबको हम लोग मिनिमाइज नहीं कर सकते। एप्लीकेशन देख लेते हैं कहाँ कहाँ यूज करते हैं। द हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग आर यूज इन वर्टिकल टर्बो जनरेटर में यूज करेंगे, रोलिंग मिल्स में यूज करेंगे, गायरोस्कोप में यूज करेंगे, मशीन टूल्स में, हाई स्पीड डेंटल ड्रिलिंग में, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगिंग में यूज करेंगे एंड स्पिंडल ऑफ इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन में यूज करेंगे, रॉकेट इंजन। ये सारे एप्लीकेशन हमारे हो जाएंगे हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग। तो इन सब जगह पे हम इस हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग को यूज करते हैं। अच्छा देखिएगा, डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोडायनेमिक एंड हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ये टेबल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन से यहाँ से आने की संभावना रहती है। जैसे देखिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, पैरामीटर हो जाएगा, इधर हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग और इधर हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग हो जाएगी। अब यहाँ पहले पैरामीटर की बात करें, स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग में ये हमारा मेटल टू मेटल कांटेक्ट है, अगर ये रोटेट करेगा तो इधर क्लाइंब करेगा, तो यहाँ स्टार्टिंग टॉर्क बहुत हाई रिक्वायर्ड होगा। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक बेयरिंग में क्योंकि हम यहाँ पे एक पंप का यूज करते हैं, जिस वजह से ये क्या होता है, इसके बीच में फ्लूइड का सप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगा। ये हो गया हमारा, हाइड्रोडायनेमिक में टॉर्क हाई होगा और स्टैटिक में टॉर्क लो होगा। इसेंट्रिसिटी की बात करेंगे तो हाइड्रोस्टैटिक, देखो हाइड्रोडायनेमिक में सैफ्ट का एक्सिस ये है,
बेरिंग का एक्सिस ये है, काफ़ी इसेंट्रिसिटी है। रोटेट होने के बाद शाफ्ट यहाँ आ जाएगी, शाफ्ट का एक्सिस ये है, बेरिंग का एक्सिस ये है, तो इसेंट्रिसिटी इसमें प्रेजेंट रहेगी। हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में इसेंट्रिसिटी प्रेजेंट रहेगी, लेकिन हाइड्रोस्टैटिक में जब प्रेशर अप्लाई कर देंगे तो शाफ्ट का सेंटर बेरिंग के सेंटर पे आकर कोइंसाइड हो जाएगा और वहीं पे रोटेट करेगा, तो मतलब यहाँ पे इसेंट्रिसिटी आपकी 0 हो जाएगी। तो हाइड्रोडायनेमिक में इसेंट्रिसिटी प्रेजेंट होगी और हाइड्रोस्टैटिक में एब्सेंट होगी। एप्लीकेशन की बात करेंगे तो यहाँ हम कहाँ, व्हेन लाइटली लोड इनिशियली, और इसका यूज करेंगे व्हेन हायर लोड इनिशियली। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं लुब्रिकेंट सप्लाई की बात करेंगे तो हाइड्रोडायनेमिक में एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूज करते हैं और हाइड्रोस्टैटिक में हायर प्रेशर का यूज करते हैं बाय द यूज ऑफ लुब्रिकेंट, ऑयल्स, वाटर, केरोसिन, इन सब का यूज करते हैं। कॉमा प्रेशर अगर इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में उसकी वेलोसिटी या ड्यू टू डायनेमिक और वेजिंग एक्शन, वेजिंग एक्शन का मतलब यहाँ से फ्लूइड जाएगा और यहाँ से निकलेगा, तो इनके बीच में ये वेज शेप जो बनेगा, इनकी वजह से प्रेशर अप्लाई करेंगे। लेकिन हाइड्रोस्टैटिक में ड्यू टू एक्सटर्नल डिवाइस लाइक दैट पंप का यूज करके एक्सटर्नल प्रेशर को मेंटेन करते हैं। आगे देखिए कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट लो होगी और हाइड्रोस्टैटिक की कॉस्ट हाई होती है। हाई इसलिए होगी क्योंकि इसमें एक्सटर्नल डिवाइस लाइक दैट पंप का यूज करते हैं। तो ये हमारे हो गए डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इधर यूज की बात करेंगे तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग हम लोग आईसी इंजन क्रैंक शाफ्ट में यूज करेंगे, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रियल मशीनरी में यूज करेंगे, और हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग कहाँ यूज करेंगे, बाल मिल्स ऑफ पावर प्लांट एंड सीमेंट प्लांट में यूज करेंगे, कॉमा सेंट्रीफ्यूगल एंड वर्टिकल टर्बो जनरेटर में यूज करते हैं। हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग को इट इज आल्सो नोन एज सेल्फ एक्टिंग लुब्रिकेटेड बेरिंग के नाम से हम लोग जानते हैं, एंड हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग को हम लोग आल्सो नोन एज एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेशन के नाम से जानते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर हम लोग अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसे एक्सटर्नली प्रेशराइज्ड लुब्रिकेटेड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस। तो हाइड्रोडायनेमिक में हमारा कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस ज़्यादा होगा, मेटल टू मेटल सरफेस कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा, जिससे वियर भी ज़्यादा होगा। मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन शाफ्ट एंड बियरिंग सरफेस कैन बी अवॉइड टू हाई स्पीड। हाई स्पीड की वजह से उस कॉन्टैक्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं। हाइड्रोस्टैटिक में क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके रिड्यूस करते हैं। देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट बिटवीन शाफ्ट एंड बेरिंग सरफेस बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल पंप आर यूज्ड फॉर मेंटेन द प्रेशर ऑफ फ्लूइड। तो ये हमारा हो गया हाइड्रोस्टैटिक एंड हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेरिंग। आगे बात करते हैं डियर, सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग हमारी क्या होती है। हम लोग 3 बेरिंग देख रहे थे थिक फिल्म लुब्रिकेशन में, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग, हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग एंड सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग क्या होगी। देखिए दीज बेरिंग हैव इट सेल्फ लुब्रिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक। ऐसी बेरिंग जिसमें कोई एक्सटर्नल लुब्रिकेशन का यूज नहीं होगा, उसके मेटल में ही ऐसा फिनोमिना लगा दिया जाए कि वो मेटल आपका घिसे और वहाँ लुब्रिकेशन को जनरेट करता रहे, तो ऐसी बेरिंग को हम लोग बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग। दैट मीन्स नो एक्सटर्नल लुब्रिकेशन इज यूज्ड, इट इज यूज्ड टू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछा भी जा सकता है कि सीधे यही क्वेश्चन है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में विच टाइप ऑफ बेरिंग आर यूज्ड। तो 4 बेरिंग दे देगा, बाल्स बेरिंग, रोलर बेरिंग, हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग एंड सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग। तो इसका आंसर होगा सेल्फ लुब्रिकेटेड बेरिंग। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम लोग कास्ट आयरन की कास्टिंग करते हैं, तो कास्ट आयरन में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेफाइट को यूज करते हैं एज ए पॉकेट्स फॉर्म, आइस क्यूब एंड मैग्नीज सल्फाइड, PTFE, क्लोरीन, नीलॉन एंड टेफ्लॉन। तो इन सारे मटेरियल को मोस्टली तो हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट मेटल में एज ए सेल्फ लुब्रिकेटेड मटेरियल।
तो सेल्फ लुब्रिकेटेड में क्या होता है, जब मेटल टू मेटल कांटेक्ट होता है, मेटल घिसते हैं तो वहाँ पे ग्रेफाइट भी घिसेगा, तो ग्रेफाइट अंदर जाकर जब घिसता है तो वह एक लुब्रिकेशन बनाता है, मेटल टू मेटल फ्रिक्शन फोर्स को कम करता है। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, टेफ्लॉन हो गए, नायलॉन हो गए, है ना, आइस क्यूब हो गए, ग्रेफाइट हो गए, पीटी, एफई हो गए, कॉमन मैग्नीज सल्फाइड हो गए, इन सबको हम लोग यूज करते हैं एज ए सेल्फ लुब्रिकेटेड बेयरिंग। अब जर्नल बेयरिंग क्या होती है, जर्नल में फुल जर्नल बेयरिंग एंड पार्शियल जर्नल बेयरिंग क्या होती है। तो ये मैंने बताया था कि जब हमारी इट इज यूज्ड इन स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग वर्किंग ऑन हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेटेड बेयरिंग सपोर्ट ऑफ द लोड इज रेडियल डायरेक्शन। तो इसे हम लोग जैसे हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग, मान लो ये बेयरिंग है, इस समय केवल इतना कांटेक्ट है, इतना कांटेक्ट है, तो ये जो कांटेक्ट हमारा बन रहा है, ये कांटेक्ट बन रहा है या तो 120 डिग्री बने या 180 डिग्री बने, कुछ इस तरीके से कांटेक्ट हमारा इस तरीके से बने, तो ये हमारी कहलाएगी पार्शियल जर्नल बेयरिंग। अगर पूरा कांटेक्ट हो तो वो हमारी कहलाएगी फुल जर्नल बेयरिंग। तो इसमें क्या होगा, फुल जर्नल बेयरिंग में क्या होगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन जर्नल एंड बेयरिंग इज 360 डिग्री। क्वेश्चन यही बनेगा कि फुल जर्नल बेयरिंग में कांटेक्ट एंगल कितना होता है, दैट मीन्स 360 डिग्री होता है। एंड थॉस टेक रेडियल लोड इन एनी डायरेक्शन, जिस वजह से अब देखो अगर यहाँ पे कांटेक्ट है तो ये रेडियल लोड केवल इसी डायरेक्शन में एक्ट कर सकता है, यहाँ नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा, इधर नहीं करेगा। लेकिन फुल जर्नल बेयरिंग है तो रेडियल लोड इधर भी एक्ट करे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, किसी भी डायरेक्शन में रेडियल लोड एक्ट कर सकता है फुल जर्नल में। लेकिन पार्शियल जर्नल में पार्टिकुलर किसी डायरेक्शन में रेडियल लोड एक्ट करता है। पार्शियल में क्या होता है, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज लेस देन 180 डिग्री एंड ऑल्सो इन स्पेशल केस 120 डिग्री। टेक गुड इन ओनली वन रेडियल डायरेक्शन एंड इट इज यूज्ड रेल रोड केयर्स। रेल रोड के कार्स में हम लोग इसका यूज करते हैं पार्शियल जर्नल बेयरिंग का। तो ये हमारा हो गया फुल जर्नल एंड पार्शियल जर्नल बेयरिंग। अब उसमें देखिए थिन फिल्म लुब्रिकेशन, अभी तक हम लोगों ने थिक फिल्म लुब्रिकेशन डिस्कस किया। थिक फिल्म में हम लोगों ने हाइड्रोस्टैटिक लुब्रिकेशन एंड हाइड्रोडायनेमिक लुब्रिकेशन डिस्कस किया और जीरो फिल्म लुब्रिकेशन को भी डिस्कस किया, जिसे बोलते हैं सेल्फ लुब्रिकेशन बेयरिंग। थिन फिल्म लुब्रिकेशन क्या होता है डियर, वही जो स्लाइडिंग का हमने बताया कि हम स्लाइडिंग करें, अगर वो स्लाइडिंग टफ हो जाए तो 2-4 बूंद हम लोग लिक्विड डाल दें तो जिससे उनके बीच एक थिन लेयर बन जाए, ऐसे कॉन्टैक्ट को बोलते हैं थिन फिल्म लुब्रिकेशन। दैट मीन्स लुब्रिकेंट फिल्म is relatively thin and there is partial metal to metal contact। हमेशा याद रखना कि जब आप थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं उसके बावजूद एक लेयर तो बनती है, लेकिन मेटल टू मेटल बहुत पार्शियल कांटेक्ट उसमें होता रहता है। एंड अंडर एक्सेसिव लोड, लोड जब बढ़ता है, लेस ऑयल सप्लाई, कॉमा लो स्पीड एंड मिस अलाइनिंग, कॉमा बाउंड्री लुब्रिकेशन विल अकर। इसको हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, अंडर एक्सेसिव लोड, जब लोड आपका ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम लुब्रिकेशन कर देते हैं, कॉमा लेस ऑयल सप्लाई, बहुत कम ऑयल, थोड़ा सा 2-4 बूंद ऑयल डाल दिया तो वो हमारा लुब्रिकेशन कंप्लीट करने लगता है। एंड लो स्पीड पर इसको यूज करते हैं, मिस अलाइनमेंट के लिए यूज करते हैं, एंड बाउंड्री लुब्रिकेशन हम लोग करते हैं। बाउंड्री मतलब सरफेस। नेक्स्ट बात करेंगे परफॉर्मेंस ऑफ बेयरिंग अंडर बाउंड्री लुब्रिकेशन विल बी डिपेंड अपॉन। ये जो हमारा परफॉर्मेंस ऑफ लुब्रिकेशन होगा, सेल्फ लुब्रिकेशन होगा, सॉरी सेल्फ नहीं, ये इस तरीके से हमारा जो लुब्रिकेशन होगा जिसे हम लोग बोलेंगे थिन फिल्म लुब्रिकेशन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केमिकली कंपोजिशन ऑफ लुब्रिकेशन जो बैलेंस होना चाहिए, कॉमन सरफेस रफनेस को दूर करता है। अंडर एक्सेसिव लोड, जब लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा देन स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, लो हो जाती है। तो हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग आल्सो ऑपरेट अंडर बाउंड्री लुब्रिकेशन। बाउंड्री लुब्रिकेशन के लिए हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग का यूज करते हैं। जब फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, स्पीड घटने लगती है, तो वहाँ हाइड्रोडायनेमिक बेयरिंग का यूज करते हैं। एक ग्राफ आपको देखें, कंपेरिजन बिटवीन रोलिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेयरिंग के बीच में एक ग्राफ आपको दिखाया गया है। एक कंपेरिजन बिटवीन
रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग एंड स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग। रोलिंग में फ्रिक्शन कम जनरेट होगा, स्लाइडिंग में फ्रिक्शन ज़्यादा जनरेट होगा। तो यहाँ देखिए लोड कैरिंग कैपेसिटी की बात करेंगे और इधर हम स्पीड की बात करेंगे। तो जो हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग होती है डियर, उस पर कांस्टेंट लोड पर हम स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। कांस्टेंट लोड पर स्पीड को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। और हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में जब हम लोग क्या करते हैं, देखिए स्पीड को बढ़ाते हैं तो लोड कैरिंग कैपेसिटी भी हमारी बढ़ती है। अगर कम स्पीड रहेगी तो ये सीधे मेटल टू मेटल कांटेक्ट होगा। तो हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में जब हम स्पीड बढ़ाएंगे तो हमारी लोड कैरिंग कैपेसिटी बढ़ती है, और हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग में लोड का स्पीड से कोई रिलेशन नहीं होता है। अब यहाँ बात करेंगे रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का। तो कभी भी अगर आपका ऐसा ग्राफ दिखेगा तो ये ग्राफ आपका रहेगा हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग। देखिए इतने लोड, देखिए इतनी स्पीड पर इतना लोड मिलेगा, स्पीड और बढ़ा दिया तो लोड कैरिंग कैपेसिटी और बढ़ गई। ये ग्राफ आपका होता है हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग का। अगर कांस्टेंट टाइप का आपको ग्राफ मिलेगा, लोड कांस्टेंट हो, लोड कैरिंग कैपेसिटी एंड स्पीड बढ़ती जाए, तो वो होता है हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग का। एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग आपका क्या होता है कि देखिए हाई स्पीड पर, यहाँ देखिए लो स्पीड पर हाई लोड कैरिंग कैपेसिटी होगी, फिर स्पीड जैसे बढ़ती है तो लोड कैरिंग कैपेसिटी थोड़ी सी डिक्रीज करने लगती है और कुछ टाइम बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। तो ये आपका एक ग्राफ होता है जो होता है हाइड्रोडायनेमिक, हाइड्रोस्टैटिक एंड रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के बीच में। अच्छा देखिए हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग में हमारा कुछ नोट पॉइंट देख लीजिए क्या है। हायर स्टार्टिंग फ्रिक्शन जो मैंने आपको बता ही दिया है, टॉर्क आपका हाई होगा। लोड कैरिंग कैपेसिटी इज वेरी डायरेक्टली विथ स्पीड, ये स्पीड पर डिपेंड करेगा। कॉमा इट इज सुटेबल फॉर शॉक एंड फटीग, यह शॉक और फटीग के लिए ज़्यादा सुटेबल होगा। एंड इट इज यूज फॉर हाई लोड एंड हाई स्पीड एप्लीकेशन, इसका यूज करेंगे हाई लोड के लिए और हाई स्पीड के लिए। हाइड्रोस्टैटिक की बात कर लेते हैं, जो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग देख रहे हैं। हाइड्रोस्टैटिक क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। स्पीड कम करें या ज़्यादा करें तो उसका मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं होना है, क्योंकि एक्सटर्नल पंप या डिवाइस हम लोग यूज करते हैं उसके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग में आपका क्या है, रिक्वायर्ड लो स्टार्टिंग टॉर्क। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या है, बहुत स्मॉल टॉर्क होगा क्योंकि बीच में रोल्स यूज होंगे, बहुत कम पावर पे आसानी से स्टार्ट हो जाता है। मेटल टू मेटल कांटेक्ट कम होगा तो फ्रिक्शन आपका कम जनरेट होगा। अंडर फुल रनिंग कैपेसिटी फ्रिक्शन लॉस इज मोर एज कंपेयर टू हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग। रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग क्या होगा, जब फुल स्पीड पर रोटेट कर रहा होगा तो वहाँ फ्रिक्शन मैक्सिमम जनरेट होगा और हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग से ज़्यादा जनरेट होगा। ये हो गया। कॉमा इट इज सुटेबल फॉर फ्रिक्वेंट स्टार्ट एंड स्टॉप। जैसे बाइक हम क्या तुरंत स्टार्ट कर रहे हैं, तुरंत स्टॉप कर रहे हैं, तो ऐसे केस में बाइक में जो बेरिंग यूज होगी वो हमारी यूज की जाएगी, रोलर कॉन्टैक्ट बेरिंग यूज की जाएगी। इट इज प्रेफर्ड फॉर प्रिसाइज लोकेशन ऑफ जर्नल बेरिंग। एक्यूरेसी एंड प्रिसाइज लोकेशन के लिए हम लोग रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग का यूज करते हैं। तो ये हमारा हो गया डियर हाइड्रोडायनेमिक बेरिंग और हाइड्रोस्टैटिक बेरिंग कॉमा रोलिंग कॉन्टैक्ट बेरिंग के बीच में डिफरेंस। एक बार फिर से हम आपको बता दें कि बेरिंग आपका क्या होता है। बेरिंग एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसे हम लोग, जैसे कोई ये शैफ्ट हो गई, इस शैफ्ट को सपोर्ट करना है और सपोर्ट करने के साथ इनके बीच में रिलेटिव मोशन को परमिट करना है, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बेरिंग को यूज करते हैं। तो बेरिंग एक ऐसा फिनोमिना होता है जो दो शैफ्ट के बीच, देखो सपोर्ट और लोड के बीच में सपोर्ट को प्रोवाइड कराएगा, शैफ्ट को, रोटेटिंग एलिमेंट को सपोर्ट भी प्रोवाइड कराएगा और रिलेटिव मोशन को भी परमिट करता है, जिस वजह से इसमें फ्रिक्शन जनरेट होता है। तो उस फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिंग को डिस्कस किया। तो ये था हमारा टॉपिक डियर बेरिंग से रिलेटेड, जिसको हम लोगों ने 2 पार्ट में अच्छे से कंप्लीट किया। अब हम क्या करेंगे डियर, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए माय डियर, आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। थैंक यू माय डियर।